नमस्कार आप सभी को दैनिक करंट अफेयर्स सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल्ड चर्चा होगी। बाकी के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप कह सकते हो फैक्ट ओरिएंटेड हैं, जिनमें आपको नियुक्तियों से संबंधित हैं या संस्थाओं के नाम आपको याद करने हैं, तो आप उसको पीडीएफ को देखकर भी याद कर सकते हैं। पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और याद रखिएगा 1 जुलाई से सभी चीज़ें व्यवस्थित होने जा रही हैं और आपका जो ये करंट अफेयर्स का सेशन है इसका जो हमने समय रखा है वो समय रखा गया है सुबह 5 बजे। आपको ये सेशन प्रीमियर के तौर पे मिलेगा। अभी 1 से 2 दिन चीज़ों को व्यवस्थित करने में जा रहा है और इस वजह से आपका जो यह सेशन है वो आपको विलंब से मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रही कंपनी एम्ब्रायर, एक कंपनी का यहाँ पे नाम दिया गया है और इस कंपनी की यदि हम बात करें, एम्ब्रायर की यदि हम बात करें तो पूछा जा रहा है कि ये किस देश से संबंधित है। मतलब एक कंपनी की यहाँ पर बात की गई है और उस कंपनी का नाम है एम्ब्रायर, और एम्ब्रायर जो कंपनी है इसका संबंध किस देश से है ये आपको बताना है। देखो इस प्रश्न को आप तभी हल कर सकते हो, इस प्रश्न का जवाब आप तभी देने में सफल हो सकते हो जब आपको ये जानकारी हो कि एम्ब्रायर जो कंपनी है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित एक कंपनी है। जब आपको जानकारी होगी तभी आप पहुंच सकते हो इसके सही जवाब तक। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, जब हम बात करते हैं एम्ब्रायर की तो आपको बता दें एम्ब्रायर जो है यह एक विमान निर्माता कंपनी है। क्या है ये विमान बनाती है और किस प्रकार के विमान बनाती है, यह यात्री विमान बनाती है। याद रखिएगा यात्री विमान बनाती है। यात्री विमान बनाने वाली जो प्रमुख कंपनियां हैं, वैश्विक स्तर पर जो यात्री विमान बनाने वाली प्रमुख कंपनियां हैं उनमें से यह एक है। इसके बाद बोमबार्डियर का नाम आता है, बोमबार्डियर, जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा। यह भी एक कंपनी है जो विमान का यात्री विमान का निर्माण करती है। एयरबस एक प्रमुख कंपनी है, एयरबस जो यात्री विमान का निर्माण करती है। बोइंग का नाम आपने लड़ाकू विमानों के संदर्भ में भी सुना होगा, हेलीकॉप्टरों के निर्माण में भी सुना होगा। और आपको बता दें बोइंग कंपनी भी जो है यह यात्री विमान बनाती है। तो वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित 4 कंपनियों के नाम यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, एम्ब्रायर, बोमबार्डियर, एयरबस और बोइंग। ये सभी की सभी यात्री विमान बनाने वाली कंपनियां हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने बताया एम्ब्रायर किस देश की कंपनी है, तो आपको बता दें एम्ब्रायर जो कंपनी है ये ब्राजील की है। किस देश की कंपनी है, ये ब्राजील देश की कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं बोइंग की तो बोइंग के बारे में सबको पता होना चाहिए। बोइंग जो कंपनी है ये यूएसए की कंपनी है। एयरबस की बात करें तो ये यूरोप की कंपनी है, 2 से 3 देशों का इसमें शेयर है। ठीक है, 2 से 3 देशों का इसमें शेयर है, यूरोप की एक कंपनी है। बोमबार्डियर की यदि हम बात करें तो ये कनाडा की एक विमान निर्माता कंपनी है। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि वैश्विक संदर्भों में ये चर्चा में हैं और पूछे जा सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, ये तो हमने विभिन्न कंपनियों के नाम देख लिए। आपको बता दूं कि चीन ने भी अभी हाल ही में चीन ने भी यात्री विमान बनाया है, पहला यात्री विमान बनाया है। और ये कौन सी कंपनी बनाई है, इसका नाम है कोमोस। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोमोस ये किस देश की कंपनी है, तो ये चाइना की कंपनी है और इन्होंने भी अपना एक यात्री विमान हाल ही में बनाया है जिसका नाम इन्होंने रखा है, याद कर लीजिएगा, C919। क्या रखा है, C919। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि C919 नामक बड़ा यात्री विमान या जेट यात्री विमान किस देश की कंपनी ने बनाया है, तो चीन की कंपनी ने बनाया है और उसका नाम है कोमोस। कोमोस का यदि आप फुल फॉर्म नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं, कॉमर्शियल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। क्या नाम है फुल फॉर्म इसका, कॉमर्शियल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। ये आपको याद करने की जरूरत है। याद रखिएगा जब हमने चाइना की बात किया, आपको पता होगा चाइना को हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ड्रैगन। और जब ड्रैगन की बात करते हैं तो एक बड़ा, आप कह सकते हैं बड़े आकार की एक छिपकली होती है जिसको बोलते हैं कोमोडो ड्रैगन। यदि आपको पता हो, नहीं पता है, आप जाके यूट्यूब पे आज टाइप करिएगा कोमोडो।
ये जो कोमोडो ड्रैगन होता है बहुत बड़े जैसे मगरमच्छ के आकार की ये छिपकली होती है, और ये जो कोमोडो ड्रैगन है ये विशेष रूप से जो हमारे एशियाई देश हैं इन देशों में पाई जाती है, दक्षिण एशिया के देशों में पाई जाती है। यहाँ पे हमने इसकी चर्चा इसलिए की है क्योंकि अभी हाल ही में कोमोडो नामक एक सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है। क्या प्रारंभ हुआ है? कोमोडो नामक एक सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है। और ये जो कोमोडो नामक सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ है तो नोट कर लीजिएगा। कोमोडो नामक जो सैन्य एक्सरसाइज है या जो मिलिट्री एक्सरसाइज है या जो सैन्य अभ्यास है ये प्रारंभ कहाँ पे हुआ है तो ये प्रारंभ हुआ है इंडोनेशिया में, और इसमें चीन भी भाग लेने जा रहा है। ठीक है, इसमें चीन भी भाग ले रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कोमोडो एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? इंडोनेशिया में हो रही है, आपको पता होना चाहिए। कोमोडो ड्रैगन कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और अन्य पड़ोसी देशों में पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो पहले प्रश्न से ये तो बात हो गई कि एम्ब्रायर विमान से जोड़ करके हमने चर्चा देखा। अब हमने देखा कि एम्ब्रायर जो विमान कंपनी है ये ब्राजील से संबंधित है। तो आइए ब्राजील के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि यही तो बेहतर तरीका है ना करंट अफेयर्स को पढ़ने का। करंट अफेयर्स को पढ़ने का यही बेहतर तरीका है कि जब कोई प्रश्न आप उठाएं और वहां से जितनी चीजों को लिंक कर सकते हो उतनी करें। और मैं यदि यहां पे करने लग जाऊं एक प्रश्न से तो आप सोचिए कि इसी प्रश्न को लेकर के लिंक करते करते घंटे 2 घंटे की सार्थक चर्चा होगी, सार्थक चर्चा हो सकती है। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को देखना होता है, इसलिए हम डिटेलिंग में नहीं जाते हैं ज्यादा। ठीक है, अब यहां पे जैसे मैंने बात किया कि भाई ये जो कंपनी है ये संबंधित है कहां से? ब्राजील से संबंधित है। ब्राजील की बात करें तो इनकी राजधानी है ब्रासिलिया, ये आपको पता होना चाहिए, ब्रासिलिया। आपने पढ़ा होगा अमेजन वन, अमेजन वन आपने पढ़ा होगा। अमेजन वनों का, अमेजन वर्षा वनों का 60% जो हिस्सा पाया जाता है वो ब्राजील में पाया जाता है। बाकी का जो 40% हिस्सा है वो अन्य देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कैंपोस नामक घास के मैदान, जो सवाना घास के मैदान होते हैं उनको यहाँ पर कैंपोस कहा जाता है। ब्राजील में उनको कैंपोस के नाम से जाना जाता है। जब आप ब्राजील की बात कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो ब्राजील है ये ब्रिक्स का मेंबर भी है, ब्रिक्स का ये मेंबर भी है। और जब ब्रिक्स की बात करते हैं, आप जानते हैं बी फॉर ब्राजील ही है, तो ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्रिक्स के हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलिए बताइएगा। यहाँ पे चीन की बात किया है ना, तो आप ये बता दीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना में है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस शहर में, वो जाके आप हमें बताएंगे। कुछ चीजें और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जैसे ब्राजील की जब हमने बात किया तो हमने देखा कि ये ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है माउंट एंकाकागुआ। और माउंट एंकाकागुआ की जब हम बात करते हैं, यदि पूछ लिया जाए कि किस देश से संबंधित है तो माउंट एंकाकागुआ संबंधित है अर्जेंटीना से। ठीक है, अर्जेंटीना की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अर्जेंटीना के एक मशहूर जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको वैश्विक स्तर पर फेम मिली है उनका नाम है लियोनेल मेसी। इनका भी नाम आपने पढ़ा होगा, लियोनेल मेसी। और यदि लियोनेल मेसी का नाम आपको याद आ रहा है तो आपको यह भी याद आ रहा होगा कि इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था कतर में, वहां पे किस टीम ने उसको जीता था? उसको अर्जेंटीना ने जीता था। और वहां पे लियोनेल मेसी का जो संबोधन था, यदि आपने सुना होगा तो बहुत भावुक कर देने वाला संबोधन था। 32 सालों के बाद ये खिताब अर्जेंटीना को मिला है। और जब हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं हम फीफा। और फीफा की जब हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फीफा के प्रमुख कौन हैं वर्तमान समय में तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो हैं ये वर्तमान समय में फीफा के प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से हम लिंक कर सकते हैं। अभी यदि हम जाएं इसमें और देखने भूगोल विषय में तो दक्षिण अमेरिका से संबंधित जलधाराओं
परियोजनाओं को, दक्षिण अमेरिका से संबंधित मरुस्थलों को, दक्षिण अमेरिका से संबंधित रेल मार्गों को। ये बहुत कुछ है जो आप स्वयं से भी कर सकते हो और करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां पर जिला सुशासन सूचकांक की शुरुआत की गई थी? क्या बोला जा रहा है? जिला सुशासन सूचकांक की बात की जा रही है कि भाई जिला सुशासन सूचकांक सबसे पहले कहां पर प्रारंभ किया गया था। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको बता दें कि अभी ये जो जिला सुशासन सूचकांक है ये अरुणाचल प्रदेश में भी प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो था ये अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। यह भी आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। लेकिन पहले इस प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपको बता दें ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस सूचकांक की शुरुआत वर्ष 2022 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ ये फैक्ट मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। किनके बीच? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 123 गांवों को लेकर विवाद था, और ये जो विवाद था काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, और अब जाकर वर्ष 2023 में इस विवाद को सुलझा लिया गया है। और इस विवाद को जो सुलझाया गया है एक घोषणा के माध्यम से, उसका नाम है नामसेई घोषणा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नामसेई घोषणा, याद रखिएगा। नामसेई घोषणा के माध्यम से असम और अरुणाचल के बीच जो 123 गांवों को लेकर के विवाद चल रहा था वो सुलझा लिया गया है। तो इस प्रश्न से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाता है नामसेई घोषणा, कि भाई नामसेई घोषणा किन देशों के मध्य, किन राज्यों के मध्य था या किससे संबंधित था। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित था। अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए कितने फसलों में एमएसपी को मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और इसमें काफ़ी कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले किसके लिए बोला जा रहा है? केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए कितने फसलों में, यहाँ पे बोला जा रहा है कितने फसलों के लिए मंजूरी दी है। विशेष रूप से ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं, उनके बारे में बात की जा रही है कि केंद्र सरकार ने कितने खरीफ की फसलों के लिए जो है एमएसपी को मंजूरी दी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है खरीफ की फसलों के बारे में, और खरीफ की फसलों के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनका समय काल होता है जून से लेकर के सितंबर तक का इनका समय काल होता है। खरीफ की फसलों की श्रेणी में जैसे मूंग हो गया, तिल हो गया, धान हो गया, रागी हो गया, ये फसलें आपकी इस श्रेणी में आती हैं। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि भाई कितने फसलों के लिए लागू किया गया है वो आपको बताना है। ठीक है, कितने फसलों के लिए लागू किया गया? तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, ये 14 फसलों के लिए लागू किया गया है। कितने फसलों के लिए लागू किया गया है? 14 फसलों के लिए। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये जो 14 फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी लागू किया गया, तो एमएसपी को लागू करता कौन है? तो याद रखिएगा जब बात आती है एमएसपी की तो नोट कर लीजिएगा, सीएसीपी द्वारा एमएसपी लागू की जाती है। सीएसीपी क्या है? नोट कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये जो संस्था है, ये जो आयोग है, इसके द्वारा एमएसपी जो स्वीकृति दी जाती है
वो यही संस्था है, इसी के द्वारा जब स्वीकृति मिलती है तो ये लागू किया जाता है। अब बात आती है कि भाई यह जो संस्था है CACP, यह किसी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जी हाँ, नोट कर लीजिएगा कि ये कार्य करता है किसके अंतर्गत? ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना कब हुई यदि आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना है कि वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना। CACP की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और यही MSP तय करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है। एक चीज और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि MSP के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कौन थी, MSP के लिए किसके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी, तो यह भी आपको याद रख लेना है कि MSP के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम था संजय अग्रवाल कमेटी। क्या था? संजय अग्रवाल कमेटी, रट लीजिएगा। संजय अग्रवाल कमेटी बनाई गई थी जिसने स्वीकृति दी 14 फसलों के लिए MSP लागू करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? हो चुका है ये, ठीक है, किया जाएगा नहीं, मतलब ये हो चुका है आयोजन। बताएं, फास्ट जवाब। क्या बोला जा रहा है? 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात यहां पे की जा रही है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अच्छा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, टेबल टेनिस की बात हुई है, अभी ये हुआ नहीं है। कहाँ पे किया जाएगा ये आपको बताना है। देखो, इसका जो आयोजन होगा ये एक ब्रिक्स देश में हो रहा है, ठीक है। और ब्रिक्स देश कौन सा है? ये है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में ये आयोजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में ये आयोजन किया जाएगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है इसमें विशेष रूप से, ठीक है, कि जब हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की तो हमने देखा था अभी पिछले प्रश्न में कि भाई ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना है कि ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है संघाई में है। और वर्ष 2023 की जो ब्रिक्स समिट होने वाली है वो इसी शहर में होगी। वर्ष 2023 की ब्रिक्स समिट भी डरबन शहर में होगी, ये आपको जानने की ज़रूरत है। वर्ष 2024 का कहाँ पे होगा? तो वर्ष 2024 का जो है ये रशिया में होगा, क्योंकि रशिया भी ब्रिक्स का सदस्य है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ, एक खेल प्रतियोगिता के बारे में और बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला है विशेष ओलंपिक, नोट कर लीजिएगा, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल, विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 की बात हो रही है। और आपको बता दें, नोट कर लीजिएगा कि इसका आयोजन किया जाएगा जर्मनी में। जर्मनी के शहर बर्लिन में इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 का आयोजन जर्मनी बर्लिन में किया जाएगा। जब हमने जर्मनी की बात की, बर्लिन की बात की, तो आपको यह भी याद आना चाहिए कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, यह भी बर्लिन में ही आयोजित किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारत पहले स्थान पे था, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो 3 प्रतियोगिताओं के बारे में क्रम से बताया है, तीनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत जल क्रांति योजना किस राज्य सरकार की योजना है? अमृत जल क्रांति योजना किस राज्य सरकार की योजना है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, अमृत जल क्रांति योजना किस राज्य सरकार की योजना है? अमृत जल क्रांति योजना किस राज्य सरकार की योजना है, आपको बताना है। आप जानते हैं ये जो राज्य है यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, मतलब जो आवश्यकता है वो है 35 लाख करोड़ लीटर। आवश्यकता इस राज्य की है 35 लाख
करोड़ लीटर प्रति वर्ष। और उपलब्धता जो इस राज्य में है, यदि मैं उसकी बात करूं तो वो है 21 लाख करोड़ लीटर प्रति वर्ष। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता और उपलब्धता में जो इतना बड़ा गैप है, उसी को कम करने के लिए, उसी को और व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। और अमृत जल क्रांति योजना संबंधित है हरियाणा से। कहाँ से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने पिछले दिनों मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चलाई थी, ठीक है। तो लगातार हरियाणा राज्य सरकार, क्योंकि आवश्यकता जो है वो ज़्यादा है, उपलब्धता कम है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए सही तरीके से जल संसाधनों के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए लगातार हरियाणा राज्य प्रयासरत है और कई सारी योजनाएं इस संदर्भ में चलाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य में शुद्ध वायु नामक एयर प्यूरिफायर बसें चलाई गई हैं? बताएं, ये राज्य कौन सा है जहां पर शुद्ध वायु नामक एयर प्यूरिफायर बसें चलाई गई हैं? आपको बता दें, ये राज्य वही है जहां पे जलदापाड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। और यदि जलदापाड़ा से ना याद आ रहा हो तो हमने आपको बताया था कि भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे एक सिंघी गैंडे पाए जाते हैं, जिनमें से एक था आपका असम और दूसरा था पश्चिम बंगाल। और ये राज्य जो आपका है ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर है। ये जो एयर प्यूरिफायर जो बसें चलाई गई हैं, इसमें सहयोग कौन कर रहा है इस राज्य का? इसमें सहयोग कर रही है IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली के सहयोग से पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को लागू कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। और जैसे मैंने आपको बोला जलदापाड़ा, एक सिंघी गैंडे की बात की, तो भारत में एक सिंघी गैंडे और कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा जाना पड़ेगा आपको, और मानस। भारत से बाहर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये है चितवन नेशनल पार्क। चितवन कहाँ पे है? चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है, जहाँ पर एक सिंघी गैंडे बहुतायत मात्रा पे पाए जाते हैं। आपको चितवन की सड़कों पर भी एक सिंघी गैंडे देखने को मिल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहे गोला नदी का संबंध किस राज्य से है? चलिए बताइए, गोला नदी का संबंध किस राज्य से है? ये नदी इसलिए चर्चा में है क्योंकि पहले इस नदी में जो खनन की अनुमति थी उसको कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी, लेकिन अब पुनः खनन की अनुमति दे दी गई है और इसी के कारण ये नदी चर्चा में है। तो गौला नदी की बात यहाँ पे हो रही, गोला नहीं है ये है गौला, ठीक है। गौला नदी की बात हो रही है। आपको बता दें ये जो नदी है ये एक नदी आपकी है रामगंगा। रामगंगा की ये सहायक नदी है। और रामगंगा की बात करें तो आप जानते हैं ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और गंगा नदी की बात करें तो ये तब बनती है जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। और जब अलकनंदा और भागीरथी की हम बात करते हैं तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये आपका होमवर्क है कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ पे है, भागीरथी का उद्गम कहाँ पे है और किन दोनों स्थानों पर इनका संगम होता है। ये आपका गंगा नदी तंत्र से आप कह लीजिए होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। तो इसका संबंध कहाँ से होगा? इसका संबंध है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी कहाँ से संबंधित है ये नदी? तो उत्तराखंड में नैनीताल से संबंधित है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं एक संस्था है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जब बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिनका नाम है गिलबर्ट होंग्यो, ठीक है। गिलबर्ट होंग्यो बोलते हैं, कहीं कहीं हंगबो बोलते हैं। तो गिलबर्ट हंगबो जो कि टोगो के हैं, कहाँ के हैं? टोगो देश के ये हैं। टोगो देश कहाँ पे है? पश्चिमी अफ्रीकी देश है। तो टोगो देश के गिलबर्ट होंगो वर्तमान समय में महानिर्देशक हैं। किसके महानिदेशक हैं?
ये हैं ILO के महानिर्देशक हैं और ILO द्वारा ही ये संगठन, ये दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है। पहली बार ये जो तिथि थी ये वर्ष 2002 में मनाई गई थी और ये तिथि है 12 जून। तो याद रखिएगा, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। इसको बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए बताइए। अब ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो फैक्ट ओरिएंटेड हैं, आपको बताते जाना है, डिटेल्ड अब नहीं है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 तिथियां यहाँ पे दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात हो रही है तो आपको बता दें ये 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 23 जून को मनाया जाता है, दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, ये बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक साथ योग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कितने देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने, बहुत महत्वपूर्ण है। 135, 175, 151, 101, रट जाइएगा। 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने योग किया था। ठीक है, इसको बताइए। पीएम मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान, इसकी काफी चर्चा हो रही है, अमेरिकी यात्रा के दौरान किस पुस्तक के पहले संस्करण को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप दिया है? बताइएगा कौन सी ये पुस्तक है, आपको बताना है। और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम भी पता होना चाहिए आपको। आर्या ए वर्ड, 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, सामवेद या रामायण? बताइएगा, फास्ट जवाब याद रख लीजिएगा। इसका संबंध है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण थे। इसको बताइए, क्या बोला जा रहा है? हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में किस स्थान पे है? लैंगिक समानता में भारत का स्थान क्या है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, लैंगिक समानता में भारत का स्थान क्या है? चलिए जवाब दीजिएगा। लैंगिक समानता में भारत का स्थान क्या है? फास्ट जवाब, क्विक जवाब आपको देना है। और ये आज आपके होमवर्क में जाता है, ये प्रश्न आपके होमवर्क में जाता है। ये आप कंप्लीट करके हमें शेयर करोगे, बताओगे। थोड़ा सा सर्च करना है अपने आप से गूगल पे। इसको बताइए, किस रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने जो क्रिप्स, एक यहाँ पे किस रेटिंग लिखा है, गलत है, क्रिप्स रेटिंग्स की बात यहाँ पे हो रही है और बोला जा रहा है कि उसके अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? बताएं, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये जो अनुमान है ये बदलते रहते हैं, महीने भर में बदलते रहते हैं, 15 दिन में भी बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। जब आप परीक्षा देने जा रहे हो उससे पूर्व यदि 10 दिन, महीने पूर्व कोई इस तरह की आंकड़े आए हैं, चाहे वो RBI के हों या किसी वैश्विक संस्था के हों, तो वो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पे 6.3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे? किस राज्य सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की गई है? पॉलिटेक्निक चलो अभियान किसने शुरू किया है, आपको बताना है। पॉलिटेक्निक चलो, पॉलिटेक्निक आप जानते हैं एक डिप्लोमा डिग्री प्रदान करती है तकनीकी शिक्षा के लिए। तो बोला जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की है? झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? फास्ट जवाब दीजिएगा, किस राज्य द्वारा ये शुरू किया गया है? किस राज्य द्वारा ये शुरू किया गया है, आपको बताना है। याद रखिएगा, ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए, ये गिफ्ट सिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गिफ्ट सिटी क्यों महत्वपूर्ण है?
गिफ्ट सिटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 विदेशी विश्वविद्यालय आए हैं, वो कहाँ पे आए हैं? गिफ्ट सिटी में आए। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए, बताइएगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। चलिए बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हसमुख अधिया। बी विकल्प सही उत्तर है, हसमुख अधिया। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा, ये भी आपके होमवर्क में ही रहेगा। चलिए इसको जवाब हम दे देते हैं। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में किसके द्वारा स्वदेश निर्मित एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया? ये जो कॉम्प्लेक्स है, पहली बात तो ये संबंधित है हमारे डिफेंस से, और जब डिफेंस से संबंधित है तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो आंख मूंद कर आप टिक कर सकते हो राजनाथ सिंह। ठीक है, यदि इस प्रकार के डिफेंस से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है कि भाई इसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है, या इसका जलावतरण किसने किया, तो रक्षा मंत्री जो है वही 99% केसेज में वही करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है राजनाथ सिंह, सी विकल्प। चलिए इसको बताइएगा। डॉक्टर टेड्रोस अधानो इनको बोलते हैं, पूरा नाम इनका शॉर्ट में बोलते हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानो। इनको बोला गया कि हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वो किस संगठन के महानिर्देशक हैं? आपको कई बार टेड्रोस अधानो के बारे में कई बार मैंने बताया है। ठीक है, कब बताया है? जब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात होती है, WHO की जब भी बात होती है, मैंने बार बार आपको बताया है, तो ये संबंधित हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, टेड्रोस अधानो। तो इस प्रकार से जो वैश्विक संगठन है, उनके जो प्रमुख हैं, उनके जो महानिदेशक हैं, उनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्वलंत प्रश्न वो आपके रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? ये आज का अभ्यास प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक प्रश्न और मैंने आपको अभ्यास के लिए दिया है, उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो 2 अभ्यास प्रश्न, साथ ही कुछ होमवर्क दिए गए इस सेशन में, जिसको कंप्लीट करके आपको शेयर करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।